सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने पिछले वाला एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। उनकी स्टार्टिंग में हमें जूफन को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी साथियों को अपने फ्यूचर के अलाइज और दुश्मनों के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे कि लास्ट में वो बताता है कि यहाँ तक कि हेलन फिलिन भी हमारा साथी बन सकता है। इसमें तो क्विलिंग भी काफी ज्यादा शौक होते हुए जूफन से कहता है कि स्टीवर्ट जू, मगर लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको याद नहीं कि लास्ट टाइम आपने हेलन फिलिन के यानमो की किस तरीके की हालत की थी? वो तो यहाँ तक कि बस आपके हाथों में मरने ही वाला था। तो जूफन बस सीधा कहता है कि मुझ पे विश्वास करो, हेलन फिलिन हमारा साथी बन सकता है, क्योंकि लव और हेट दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे पहली बार जब मेरी यानमो के साथ में फाइट हुई थी और जब इस बार हुई थी, उन दोनों में ही काफी ज्यादा डिफरेंस था। इस बार जब हमारी हेलेन फिल्म के साथ में फिर से फाइट हुई थी तो मैंने देखा कि यानमो और बाकी के सभी लोग हमें हेट नहीं करते, क्योंकि वो लोग तो बाकी के लोगों की तरह ही हम लोगों से फाइट लड़ रहे थे। इसके अलावा मुझे नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इतने समय यानमो ने मुझे बिल्कुल भी एक जानी दुश्मन की तरह नहीं देखा, क्योंकि उसकी नजरों में तो मैं उसके लिए एक आदर्शों की तरह दिख रहा था। इसलिए अगर दिल की इतनी गहरी नफरत भी खत्म हो जाए तो शायद हम उसके बाद में उसके और भी ज्यादा करीब आ सकते हैं। इतने समय हमारे पास में 4 सेक्ट हैं जो कि हमारे दोस्त बन सकते हैं, इसमें कि एक अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, दूसरा हेलेन फ्लेम सेक्ट, तीसरा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट, चौथा डीमन सोल सेक्ट। ये लोग फ्यूचर में वाकई में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं और हमारे साथ में बाद में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो इस पे क्विलन का बेटा गैंगर भी जूफन से कहता है कि मगर लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ उन चारों सेक्टों के 4 डिसाइपल से ही दोस्ती की है, ना कि उनके किसी वेनेबल या फिर उनके बड़े सदस्य से। तो फिर आखिर वो लोग अपने सेक्टर को लेकर के हमारी मदद के लिए कैसे आ सकते हैं? जिसपे जूफन कहता है कि हाँ, ये सभी पार्टिसिपेंट जिन सभी लोगों ने यहाँ पे डबल ड्रैगन गैदरिंग में हिस्सा लिया है वो सभी लोग डिसाइपल्स हैं, और साथ ही ये सभी के सभी लोग अपने अपने सेक्टों के पिलर्स होने वाले हैं। स्पेशली तौर पे तो वो लोग जो कि यहाँ से बिल्कुल जिंदा पहुंचने वाले हैं, वो सभी के सभी लोग अपने अपने सेक्टों में एक जानी मानी फिगर बनने वाले हैं। तो बताओ, क्या वो सभी बूढ़े लोग जो कि घर पे बैठे हुए हैं, क्या वो सभी लोग इस तरीके के फ्यूचर बिग शॉट्स को ऑफेंड करना चाहेंगे? इसलिए जब तक उनकी वजह से उनकी सेक्ट की नींव को खतरा नहीं पहुंच जाता, तब तक वो लोग उनकी बात जरूर सुनेंगे, और स्पेशली तौर पे तो वुकिंगी और येलिन जैसे बंदों की, क्योंकि यहाँ तक कि उन जैसे लोग तो सेक्ट के फीचर्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों के करीब जाना हमारे लिए पूरी तरीके से वर्थित है। जुवेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और क्विलिंग भी कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए तो आप हमारे हेड स्टीवर्ड हैं। इसके साथ ही तो यूआर भी जुवेन से पूछती है कि मास्टर, मगर लेकिन आखिर हमारे साथ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली है? तो यूआर की बात सुनकर जुवेन भी हल्की स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम छोटी लड़की, तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आखिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली है, मगर लेकिन क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोगों ने कितने लोगों की पैर की उंगलियां कुचल दी हैं, और वो सभी लोग हमारे साथ में बदला लेने के लिए तैयार खड़े होंगे। इसलिए अब हमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट, हेवन थ्रिलिंग सेक्ट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सामने अपना जरा सा भी गार्ड नीचे नहीं करना है। वैसे भी तुम लोग तो बता ही सकते हो कि आखिर वो लोग हमसे इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं। इस पे बनने वाली भी थोड़ा दुखी होते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सब होने वाला है तो फिर तो हम लोग कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं गए होते, और अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो नए दोस्त हमारी मदद करेंगे भी या नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जिन बाकी के चारों लोगों को नाराज किया है, वो लोग हमसे बदला तो जरूर लेंगे, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो एल्ड्रियान की ये बात सुनकर के जुफेन भी उनसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो और भ्रम में रहते हो। डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने के बाद में डेथ मैच में आपको किसी न किसी को तो अपमानित करना ही होगा, क्योंकि आगे बढ़ने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। असली सवाल तो ये है कि किसे नाराज किया जाए और किसके करीब आया जाए। सबसे अच्छी बात तो इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे साथ में ये हुई है कि हमने जो सेक्ट दोस्ती के लिए चुने हैं वो हमारे एनिमीज से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, साथ ही उनसे कहीं गुना ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी। उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ने तो यहाँ तक कि अपने लोगों को भी त्याग दिया। भले ही हम लोगों ने उनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की होती, लेकिन फिर भी मैं कभी भी उन जैसे लोगों के करीब जाने की नहीं सोचता। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट न्यूट्रल नहीं रह सकता, इसलिए दुश्मन और दोस्त तो होने ही चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कोई एब्सोल्यूट न्यूट्रल रहता है, यानी कि जो कोई भी बाकी के पक्षों की दोस्ती और दुश्मनी से अलग रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ वही बंदा बाकी के सभी लोगों के बीच की लड़ाई का सबसे पहला निशाना बनता है। और अब मैंने तुम लोगों के लिए तुम्हारे फ्यूचर में आने वाले दुश्मनों और दोस्तों को चुन लिया है। जुवेन की ये बात सुनकर के क्विलिंग भी जुवेन से पूछता है कि स्टीवर्ट जू, आखिर आपका तुम लोगों से क्या मतलब है? क्या अब
आप भी हम लोगों में ही शामिल नहीं होते हैं। क्विलिंग के इस बात के ऊपर तो इधर जूफेन भी एक पल के लिए शांत होता है और फिर हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, ठीक है, वैसे भी अभी या कुछ समय बाद तुम्हें इस बात का पता चलने ही वाला था, इसलिए इससे अच्छा तो मैं ही तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आने से पहले मेरी सेक्ट लीडर से पहले ही बात हो चुकी है। इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के खत्म होने के बाद मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट को छोड़ करके जाने वाला हूँ। इधर जूफेन की ये बात सुनकर तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या स्टीवर्ट जू, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? इधर जूफेन आगे बताता है कि अलावा मुझे उस सेक्ट और लेबर ऑफिस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, मगर लेकिन क्योंकि मैंने खुद इस लेबर ऑफिस को खड़ा किया है और उसे बड़ा किया है, इसलिए मैं उसे आने वाले डिस्ट्रक्शन के डेंजर में देखना नहीं चाहता। तुम सभी लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के फ्यूचर बिग शॉट होने वाले हो, इसलिए तुम्हें हमेशा यहाँ पे बने अपने दुश्मनों और दोस्तों को याद रखना है, वरना तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस भीड़ से अलग हो जाने के बाद में पूरी तरीके से बिखर जाएगा। जूफेन के जाने की ये बात सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो चुके होते हैं। इधर वेनेवलियान भी नाखुश होते हुए जूफेन से कहते हैं कि एक मिनट रुको और ये बताओ कि आखिर तुम सेक्ट को छोड़ करके जा ही क्यों रहे हो? तुमने इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में सबसे ज्यादा नाम और क्रेडिट कमाया है और सेक्ट में वापस जाने के बाद में मुझे यकीन है कि इन क्रेडिट्स के साथ में अभी हमारे अगले सेक्ट लीडर बनोगे। तभी इधर जूफेन उन्हें रोकते हुए कहता है कि आपको ये और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं शुरुआत से ही यहाँ इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में एक डील की वजह से आया हुआ था। जब मैंने अपनी उस डील का काम खत्म कर दिया है, इसलिए अब टाइम आ गया है मेरा वापस घर जाने का। उधर जूफेन के वापस से घर जाने की बात सुनकर तो सभी लोग और पीछे तक टूट जाते हैं। अपने मन में कहते हैं कि क्या कहा, वापस घर जाना है? इस सबसे ये पता चल रहा है कि स्टीवर्ट जू की अपनी कुछ आकांक्षाएं हैं, उनकी खुद की एक दूसरी जगह है, उनका खुद का घर, और इन्होंने कभी भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट को अपने घर की तरह नहीं देखा है। तो अब इधर वेनेवलियान भी जूफेन की इन सारी बातों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ना चाहते हुए जूफेन से कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे, मगर लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि अब से तुम्हारा सिर्फ एक घर नहीं बल्कि लेबर ऑफिस का हर एक एल्डर, हर एक वेनेबल और हर एक डिसाइपल, वो सब के सब लोग भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कब वापस लौटो, मगर तुम हमेशा ही हमारे लिए हमारे स्टीवर्ट जू रहोगे। तब उन सभी लोगों की ये बात सुनकर तो जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरानी से उन लोगों की ओर ही देखने लगता है। तो यूलिंग भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ, शुरुआत से ही लेबर ऑफिस का कोई स्टीवर्ट नहीं था, मगर लेकिन जब से स्टीवर्ट जू आए सभी लोग तब से उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे, जो सबको सुनने में बिल्कुल एक क्लैन की तरह लगता है। भाइयों को हमेशा एक दूसरे के करीब आना चाहिए, उन्हें हमेशा एक दूसरे के एकजुट रहना चाहिए और एक साथ मिलकर के बाकी के सभी भारी लोगों को दूर भगाना चाहिए। इधर उन सभी लोगों की ये सारी भावुक बातों को सुन करके तो इधर जूफेन में उन सभी लोगों के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे शुरुआत से इस जगह की कोई परवाह नहीं थी, मैंने हमेशा से इस जगह को सत्ता को हथियाने की एक बेस की तरह ही समझा था, लेकिन मैं इस बात को भी इनकार नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ कुछ पीछे भी छोड़ा है। अब इधर जूफेन उन सभी पलों को याद करते हुए हल्की से स्माइल करने लगता है और फिर आसमान में देखते हुए आगे कहता है कि मगर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ नहीं रह सकता। इधर जूफेन के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। फिर कुछ देर बाद वापस से डबल ड्रैगन गैदरिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक हॉल में एक्सीलेंटेड बाय मी और एक्सीलेंटेड हायरन को भी दिखाया जाता है। उन्होंने डबल ड्रैगन गैदरिंग के सभी हुए मैचेस और सभी हुए कॉम्पिटिशंस को के पॉइंट्स को पूरी तरीके से कैलकुलेट करके एक लिस्ट को बना दिया होता है। कंप्लीट करने के बाद में एक्सीलेंट हायरन एक बार एक्सीलेंट बाय मी की ओर देखते हैं। बाय मी भी उनकी बात पर अपनी आंखें बंद करते हुए एग्री हो गए होते हैं, जिसके बाद एक्सीलेंट हायरन रेफरी एल्डर को बुलाते हैं और उनको वो लिस्ट देते हुए उनसे कहते हैं कि ठीक है, सब कुछ तैयार है, अब तुम अनाउंसमेंट कर सकते हो। अब इधर वो लिस्ट मिलते ही रेफरी एल्डर भी आगे बढ़ते हैं और फिर सभी लोगों को अनाउंस करते हुए कहते हैं कि फाइनली डबल ड्रैगन गैदरिंग में 9 सेक्टों की रैंक्स निर्धारित कर दी गई है, इसलिए सभी सेक्टों की टीम के प्रतिनिधि सभी के सभी यहाँ स्टेज पे आए और एक्सीलेंटेड की बातों को सुने। ये अनाउंसमेंट मिलते ही बाकी के सभी डिसाइपल्स भी आगे बढ़ते हैं और स्टेज पे आकर के खड़े हो जाते हैं और फिर सभी लोग एक्सोल्टेड्स को ग्रीट करते हुए वहाँ पे स्टेज पे आने के बाद में अपनी आने वाली रैंकिंग्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि वही रैंकिंग्स उनके सेक्ट के फ्यूचर को डिसाइड करने वाली हैं। यहाँ तक कि घायल होने के बावजूद भी जूफेन अपने आप को जैसे तैसे हील करते हुए वहाँ पे स्टेज पे आकर के खड़ा हो चुका होता है और एक्सोल्टेड्स के फैसलों को सुनने के लिए एकदम शांत खड़ा होता है। इसके साथ ही वहाँ पे एक्सोल्टेड्स भी आगे बढ़ते हैं और उन सभी लोगों के सामने आते हैं, जबकि नीचे खड़े सभी डिसाइपल्स की नजर भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर होती है। इधर एक्सोल्टेड हायरन अपने हाथ में एक रेशमी कपड़ा लिए होते हैं जिसके ऊपर उन सभी सेक्टों का आने वाला फ्यूचर लिखा होता है, जबकि इधर एक्सीलेंट हायरन अपने फेस पे बिना कोई भाव लिए उन सभी लोगों को बताते हैं कि आज मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के इन 9 सेक्टों के पोजीशंस को डिक्लेयर करने वाला हूँ, इसलिए अब सभी लोग मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनना। कहते हैं फिर वो अपनी लिस्ट को खोलते हैं और सबसे पहले लोअर 3 सेक्ट के बारे में बताते हैं कि लोअर 3 सेक्ट की लास्ट पे आया है बीस्ट टीमिंग सेक्ट। तो सुनकर तो इधर किसी भी बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता और ऑडियंस एक दूसरे से बात करते हुए कहती है कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट ये तो वही सेक्ट है ना जिसे कि जूफेन ने अपने सिर्फ एक पंच के
साथ में ही बुरी तरीके से हरा डाला। दूसरा कहता है कि हाँ, उन्हें तो यहाँ तक कि एक पॉइंट भी नसीब नहीं हुआ। इवन आखिर में उनका एल्डर भी मारा गया, और अगर वो आखिर में नहीं आते तो फिर कौन ही आखिर में आता। उसके बाद फिर एक्सीलेंट हायरन मिडिल 3 सेक्ट की लास्ट पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो ये सुनकर तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर तो इस सूचना के ऊपर ही अपनी सांसें रोके बैठा होता है, क्योंकि शुरुआत से ही उन लोगों की ये पोजीशन रही है, और पता नहीं बरकरार रहेगी भी या नहीं रहेगी। उसके चेहरे से जोरों से पसीने भी छूटने लगते हैं, और तभी एक्सीलेंट हायरन बताते हैं मिडिल 3 सेक्ट की लास्ट पोजीशन मिली है डीमन सोल सेक्ट को। सोचकर डीमन सोल सेक्ट के तीनों भाई भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। सोचकर क्या है कि तो कम से कम आगे नहीं तो अपनी पोजीशन को गिरने नहीं देंगे। लेकिन अब एक रैंक गिरने के बाद में वो थोड़े नाखुश होते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने तो सोचा था कि कम से कम एक रैंक तो हमारी इस बार बढ़ जाएगी, लेकिन जरा आप देखो तो सही, एक रैंक बढ़ने की जगह पर मिडिल 3 सेक्ट की सेकंड पोजीशन से गिर करके थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। तो थर्ड ब्रदर भी अपनी सेकंड ब्रदर से कहता है कि हाँ भाई, घर पे जाने के बाद तो फादर हमें इतना ज्यादा पीटने वाले हैं, शायद हम उनकी मार को झेल भी ना पाए। तो वो लोग तो ये सारी बातें कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी ओर रैनगन को तो ये सुनने के बाद में एक जोरदार झटका लग गया होता है। वो पूरी तरीके से टूट गया होता है और अपने मन में कहता है यहाँ तक कि डीमन सोल सेक्ट भी एक रैंक गिर करके मिडिल 3 सेक्टों के नीचे बॉटम पर आ चुकी है। तो क्या इसका मतलब कहीं हमारा हेवन थ्रिलिंग सेक्ट डायरेक्टली नीचे गिर करके सीधा लोअर 3 सेक्टों में तो नहीं आ गया। इसी के साथ ही एक्सीलेंट हायरन सुपीरियर 3 सेक्टों के बारे में अनाउंस करते हुए कहते हैं सुपीरियर 3 सेक्ट की लास्ट पोजीशन मिलती है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को। जो सुनकर तो भाई स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा होता है कि हारने के बावजूद भी उन लोगों की रैंक ऐसे कैसे बढ़ गई और वो लोग सीधा सुपीरियर 3 सेक्ट में आ गए। और सभी लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान दिए बिना इसी चीज की खुशियां मनाते हुए नाचते गाते हुए कहते हैं कि फाइनली अब हम सुपीरियर 3 सेक्ट में आ चुके हैं। इसी के साथ में फिर वेंटाओ की नजर दूसरी ओर बढ़ती है। के सामने उसकी साइड पर कोई और नहीं बल्कि जूफेन खड़ा होता है, बिल्कुल एकदम ठंडा और शांत खड़ा होता है। और वेंटाओ की खुशी में उसकी खुशी के लिए खुश होते हुए उसकी ओर स्माइल करता है, क्योंकि वेंटाओ भी जूफेन को अपना भाई मानते हुए उसकी ओर स्माइल करता है, क्योंकि भाई भाईचारा ऑन द टॉप। इधर दूसरी ओर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के पीछे ही खड़ा एक बंदा कि उन लोगों की इस खुशी में काफी ज्यादा गमगीन होते हुए अपने मन में कहता है अब क्योंकि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट उठ करके सीधे सुपीरियर 3 सेक्टों में अपनी रैंक बना चुका है, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि उन सुपीरियर 3 सेक्टों में एक सेक्ट तो नीचे गिरा ही होगा, और मुझे उस सेक्ट के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं कि सुपीरियर 3 सेक्टों में सबसे कमजोर सेक्ट जो था वो हमारा था, लेकिन वाकई में ये नतीजा हमारे सेक्ट के लिए डबल ड्रैगन गैदरिंग की हिस्ट्री का सबसे बुरा नतीजा है। और अब मैं तो सोच रहा हूँ कि वापस सेक्ट में लौटने के बाद में आखिर में अपने हायर अप्स को इस सब के बारे में कैसे समझा पाऊंगा। इसके बाद एक्सीलेंट हायरन सभी सेक्टों की मिडिल पोजीशन के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पे कि वो बताते हैं कि अगला लोअर 3 सेक्टों की मिड पोजीशन मिली है मिस्टिकल हेवन सेक्ट को, जिस पोजीशन के बारे में सुनकर तो उनके वेनरेबल भी कहते हैं कि जैसा कि हमने सोचा था कि ये पोजीशन पहले से बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर इसी के साथ ही एक्सीलेंट हायरन अब मिडिल 3 सेक्ट की सेकंड पोजीशन के बारे में बताते हैं। मिडिल 3 सेक्ट का सेकंड स्पॉट जाता है यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट को। हायरन ने खास तौर पर ये जाओ डेजू को और देख करके बोला था। ये सुनकर तो जाओ डेजू के शरीर से पूरी तरीके से पसीने छूटने लगते हैं, और वो पागल होते हुए सीधे एक्सीलेंट हायरन से कहता है कि रुकिए एक्सीलेंटेड, आखिर इस सब का क्या मतलब है? हमारा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तो एक सुपीरियर 3 सेक्ट था, तो फिर आखिर वो इतना ज्यादा नीचे कैसे गिर सकता है? तो यहाँ तक कि उसे गिर करके सीधे मिडिल 3 सेक्ट की सेकंड पोजीशन में डाल दिया। तो एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए उसे घूर करके कहते हैं कि ये तो तुम्हें अपने उस चालबाज दिमाग से पूछना चाहिए। तुम भूल गए जब तुम हेलियन फ्लेम और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से जाकर के बढ़े थे, और तुमने अपनी गंदी चालों को चलने के लिए उन दोनों सेक्टों के साथ हुई फाइट में अपनी पूरी कोशिश भी नहीं की थी, तो इसी वजह से तुम्हें उसकी वजह से इतने ज्यादा कम पॉइंट्स मिले। तुमने अपना पूरा ध्यान सुपीरियर 3 सेक्ट की चैलेंज स्टेज में डीमन स्कैमिंग सेक्ट को हराने के बारे में सोचा था, मगर आखिर में तुम उसे भी नहीं हरा पाए। ना तो तुम्हें सुपीरियर 3 सेक्ट के बीच के मैच में कोई अच्छे पॉइंट्स मिले, ना ही तुम चैलेंज मैच में कुछ कमा पाए। इसलिए तुम्हारे इतने कम पॉइंट्स की वजह से तुम लोगों की करंट रैंक मिडिल 3 सेक्टों की सेकंड स्पॉट पे है। तो अब एक्सीलेंट हायरन की इन सारी बातों को सुनकर के तो इधर जाओ डेजू बुरी तरीके से टूट गया होता है, और उनके सामने हार मानते हुए नीचे घुटनों पे आ जाता है, और अपने बुरी तरीके से टूटे हुए मन से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे 3 सेक्टों के बीच के सिंगल मैचेस के पॉइंट्स बाकी के सभी कैटेगरीज से काफी ज्यादा थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो इस पे एक्सीलेंट भाई में भी कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपीरियर 3 सेक्टों के डिसाइपल्स बाकी के सभी डिसाइपल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उन लोगों के बीच की फाइट के पॉइंट्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी है उन लोगों की फाइट की पॉइंट्स की कटौती भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर तुमने इस सब के बारे में नहीं सोचा और अब तुम्हारे
हमारी उस महान योजना ने ही तुम्हें इतना ज्यादा नीचे ला दिया है। और अब मैं ये होप करता हूँ कि सेकंड मिडिल 3 सेक्ट होते हुए तुम लोगों का सेक्ट अपने आप को शांत करेगा और अपनी इस पोजीशन को मानेगा, इसको आगे संभालते हुए अपने आगे के पाथ पर फोकस करेगा और आगे कभी भी फेम और वेल्थ के लिए इस तरीके की गंदी चाल नहीं चलेगा। जैसा कि तुम जानते हो कि योजनाएं काफी ज्यादा रिस्क भी लेकर के आती हैं और अगर ये कभी असफल हो जाती हैं तो उनका खामियाजा उल्टा आपको ही भुगतना पड़ जाता है। फिर एक्सीलेंट हैंड आगे की पोजीशन बताते हुए कहते हैं मिडिल 3 सेक्ट की मिड पोजीशन जाती है हेलियन फिल्म को। मैं जानकर के तो इधर हेलियन फिल्म वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यान अपने फेस पे बिना कोई भाव लाते हुए कहता है कि हमारी वो सारी फाइट वो सब कुछ अब कुछ काम नहीं आया और हमारी पोजीशन वही की वही रह गई। फिर इसी के साथ में एक्सीलेंट हैंड सभी लोगों को बताते हैं तो फाइनली टाइम आ गया है टॉप पोजीशंस को अनाउंस करने का। साथ ही फिर एक्सीलेंट हैंड अनाउंस करते हुए कहते हैं कि लोअर 3 सेक्ट की टॉप पोजीशन मिली है हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को। सुनकर कहते हैं हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर भी अपनी दांत पीसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये सब का सब कुछ उस कमीने की वजह से ही है। तू कमीने डीमन, तू बस इंतजार कर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और एक दिन मैं तो से इन सारी बेइज्जतियों का बदला जरूर लूंगा। इंतजार कर, वो दिन जरूर आएगा जब तू मेरे हाथों मरेगा। साथ ही फिर एक्सीलेंट हैंड आगे अनाउंस करते हुए बताते हैं मिडिल 3 सेक्टों की टॉप पोजीशन पर है डीमन स्कैमिंग सेक्ट। तो ये जाने के तो हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट की ओर दिखाया जाता है जिनका के रिएक्शन सभी लोगों के सामने बिल्कुल आम होता है। लोग बस हल्की सी स्माइल लेते हुए आराम से वहाँ पे खड़े होते हैं। इधर एक्सीलेंट हैंड भी उन लोगों के इस तरीके के शांत रिएक्शन को देख करके हैरान होते हुए कहते हैं कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने लोअर 3 सेक्ट से सीधे छलांग लगा करके मिडिल 3 सेक्ट के टॉप पर अपनी जगह बना ली है। हालांकि उन लोगों ने पहले इस चीज का अनुमान लगा लिया था लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा शांत बने रहे जो कि तारीफ के काफी ज्यादा काबिल है। या फिर क्या ये परिणाम उनके इन एक्सपेक्टेशन से कम था क्योंकि उनका लक्ष्य तो सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक बनने का था। फिर वो इन सब चीजों से दूर हटते हुए आगे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि छोड़ो अब इन सब बातों को, आगे अनाउंस करते हैं। जिसके साथ ही फिर वो आगे बताते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है सुपीरियर 3 सेक्टों की टॉप पोजीशन किसको जाने वाली है, वो है अल्टीमेट क्लैरिटी से। जानने के बाद में इधर वुकिंग के भी ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं निकलते और वो बस अपने साइड पे खड़े ज़ूफ़ेन को ही ध्यान से देख रहा होता है और उसके फेस को देख थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि मैं ये होप करता हूँ कि अगली डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोगों का सामना फिर से इस खतरनाक फ्रीक के अगेंस्ट ना हो। कि एक्सीलेंट भाई में अब सभी लोगों को बताते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के रिजल्ट के अकॉर्डिंग सीक्रेट स्टोन कुछ इस तरीके से आप सभी लोगों में बांटे जाएंगे। सबसे पहले टॉप सुपीरियर सेक्ट अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को पूरे 1 लाख सीक्रेट स्टोन्स दिए जाते हैं। एलियन फिल्म को 50,000 सीक्रेट स्टोन्स, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को 30,000 और मिडिल 3 सेक्ट में सबसे टॉप पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट को पूरे 10,000 सीक्रेट स्टोन्स दिए जाते हैं। यूनिवर्सल राइटियर सेक्ट को 5,000, डीमन सोल सेक्ट को 3,000। तो अब 10,000 सीक्रेट स्टोन्स को पाने के बाद सुनकर के तो हमारे वेनेवलियन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते अपने मन में कहते हैं क्या सचमुच में 10,000 सीक्रेट स्टोन्स? ये स्टोन्स तो इतने ज्यादा हैं जितने की हम कम से कम 1 दर्जन बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में आने के बाद भी नहीं कमा पाएंगे। लगता है कि अब सचमुच में हम काफी ज्यादा अमीर होने वाले हैं। इधर एक्सीलेंट बाय में आगे बताते हुए कहते हैं कि लोअर 3 सेक्ट के हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को 1000 सीक्रेट स्टोन्स दिए जाते हैं, मिस्टिकल हेवन सेक्ट को 500, बीस्ट टीमिंग सेक्ट को 300। इसी तरह डबल ड्रैगन गैदरिंग की ओर से सेक्टों को दिए जाने वाले ये सीक्रेट स्टोन्स यहीं पे खत्म होते हैं। सुनने के बाद में सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स दोनों एक्सीलेंटर्स को धन्यवाद करते हैं। तभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर अपनी साइड पे देखते हैं, इनकी साइड पे यंग मास्टर रेन खड़ा होता है कि यंग मास्टर रेन क्या आप देख पा रहे हैं कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट को कितने सारे सीक्रेट स्टोन्स मिल चुके हैं, मगर इन लोगों के पास में अभी भी मिडिल 3 सेक्टों की वो पावर नहीं है और कम से कम अपने मिडिल 3 सेक्ट के टॉप के स्टेटस तक पहुंचने के लिए तकरीबन 100 साल तो इन्हें लग ही जाएंगी। इस टाइम तक हम लोगों के लिए मौका पाने के लिए काफी अच्छा चांस रहेगा। फिर यंग मास्टर रेन भी मुड़ते हुए उनसे कहता है कि ओ तो इसका मतलब मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोच रहा है ना। जो सुनकर के एल्डर भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या इसका मतलब यंग मास्टर के पास में ऑलरेडी एक प्लान है? तो यंग मास्टर रेन कहता है कि नहीं, मेरे पास नहीं, मगर कोई है जिसकी की आंखें ऑलरेडी उस कमीने के ऊपर है। हमें तो बस उस सही मौके का इंतजार करना है और जब वो टाइम आएगा तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी आकर के हमें ज्वाइन करेगा, ना कि डर करके कहीं और भागेगा। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर भी थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि बस 3 गार्डियन सेक्ट के टॉप के सेक्ट के यंग मास्टर से ये कंफर्म करना चाहता था और सिर्फ डीमन स्कैमिंग सेक्ट की बढ़ती हुई ग्रोथ को रोकने के लिए थोड़ा मदद करना चाहता था। मगर मैंने नहीं सोचा था कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के पास में ऑलरेडी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ में डील करने
के लिए एक प्लान होगा और वो अपने इस प्लान में मिस्टिकल हेवेंस एक्ट को भी ज्वाइन कराना चाहते हैं। मेन बात तो ये है कि क्या ये अब ये अपने इस प्लान को सीक्रेटली करेंगे या फिर ओपनली, क्योंकि यार कुछ ज्यादा बड़ा हुआ और डबल ड्रैगन गैदरिंग को इसके बारे में पता चला कि इन सभी चीजों में हेवन थ्रिलिंग एक्ट का हाथ है, तो वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर डालेंगे। तो इधर एल्डर के इस तरीके के चेहरे को देख करके यंग मास्टर रैन भी उनसे कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम डबल ड्रैगन मैनर की वजह से थोड़े डरे हुए हो। ड्रैगन नहीं चाहता है कि वेस्टलैंड की पावर किसी भी तरीके से कम हो, इसलिए वो सेक्टों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा अपना हाथ डालेंगे। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि हर किसी के घर के मामले इतनी आसानी से नहीं सुलझते। तो एल्डर भी उनसे पूछते हैं कि क्या आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तो यंग मास्टर रैन ज़ूफ़ेन के बारे में कहता है वो भेड़ों के रूप में एक भेड़िया है और एक बार अगर उसे सत्ता मिल जाए तो वो पूरी तरीके से बेलगाम हो जाएगा। यहाँ तक कि डीमन स्कैमिंग सेक्टर में भी हर किसी को ये बदमाश पूरी तरीके से पसंद नहीं है और जब समय आएगा तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट अपने कर्तव्य में इतना ज्यादा असफल हो जाएगा कि तो एक्सीलेंट लोग भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तो खुद वेस्टर्नलैंड को लीड करना न चाहे। इधर यंग मास्टर रैन की ये सारी बातें सुनकर के एल्डर भी थोड़े घबराने लगते हैं और तभी इधर हमें वापस से रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बताते हैं कि अब अगला है डबल ड्रैगन गैदरिंग में इंडिविजुअल स्कोर का, जो कि वेस्टरलैंड के बेस्ट 10 डिसाइपल्स के लिए है और उन्हें मिलने वाले रिवॉर्ड के लिए है। जो अनाउंसमेंट सुनकर के ऑडियंस में भी एक अलग ही शोर मचने लगता है। सभी लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि हाँ आखिरकार वो समय आ ही गया, आखिरकार अब हमें वेस्टरलैंड के टॉप 10 डिसाइपल्स के बारे में बताया जाएगा। साथ ही फिर वो सभी लोग ज़ूफ़ेन के नाम के भी नारे लगाने लगते हैं। साथ ही फिर आगे रेफरी एल्डर उसके बारे में बताने लगते हैं। डबल ड्रैगन गैदरिंग में वेस्टरलैंड का 10वां सबसे बेस्ट डिसाइपल है डीमन सोल सेक्ट से यंग मास्टर हान, जिसे कि 100 सीक्रेट स्टोन्स दिए जाते हैं और 9वीं प्लेस भी जाती है उन्हीं के भाई सेकंड यंग मास्टर हान को। उन्हें दिए जाते हैं 200 सीक्रेट स्टोन्स, जो सुनकर तो भाई दोनों ही भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खुश होते हुए एक दूसरे से कहते हैं सच में हम दोनों लोग भी टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक बन चुके हैं। 8वीं प्लेस रेनकॉन्ग को जाती है जिसे कि 300 सीक्रेट स्टोन्स मिलेंगे। 7वीं प्लेस जीटियान शेन 400 सीक्रेट स्टोन्स। 6th प्लेस हान युन फेंग 500 सीक्रेट स्टोन्स। प्लेस वेंटाओ 600 सीक्रेट स्टोन्स। 4th प्लेस जाओ डेजू 700 सीक्रेट स्टोन्स। 3rd प्लेस यानमो 800 सीक्रेट स्टोन्स। 2nd प्लेस वू किंग 900 सीक्रेट स्टोन्स और वेस्टरलैंड के टॉप डिसाइपल की पहली प्लेस जाती है। जो सुनकर तो भाई सारी ऑडियंस में भी शोर शराबा होने लगता है और वो एक दूसरे से कहते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स ज़ूफ़ेन और येलिंग तो अभी बचे हुए हैं। वेस्टरलैंड के टॉप 10 डिसाइपल्स में तो अब सिर्फ एक ही स्पॉट बचा हुआ है। अभी तक उन दोनों में से किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया गया है। तो क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि येलिन ऑलरेडी मारा जा चुका है, इसलिए तो शायद एक्सीलेंट हाइनोस इस रैंकिंग में इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। और तभी उसी वक्त एक्सीलेंट भाई भी खुद आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि फर्स्ट प्लेस जाती है येलिन को और उसे 1000 सीक्रेट स्टोन्स दिए जाएंगे। जो सुनकर तो भाई सारी ऑडियंस पूरी तरीके से पागल हो जाती है और जोरों से शोर करने लगती है। उन लोगों को उम्मीद थी कि सबसे पहली प्लेस पे सिर्फ ज़ूफ़ेन ही आएगा और आए भी क्यों ना, ज़ूफ़ेन ने ही तो येलिन को हराया था। ऑडियंस के साथ साथ ज़ूफ़ेन की सारी टीम भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और बाकी के लोग भी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर टॉप डिसाइपल के स्पॉट को जीते हुए की जगह पर एक हारने वाले डिसाइपल को टॉप प्लेस क्यों दी जा रही है। तो क्या इसका मतलब डबल ड्रैगन मैनर कुछ पक्षपात कर रहा है या फिर क्या डबल ड्रैगन गैदरिंग का अपना खुद का कोई एजेंडा है। ये तो येलिन के लिए कुछ ज्यादा ही पक्षपात हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हम लोग अंधे हैं, हमें नहीं पता कि आखिर में टॉप पर कौन आना चाहिए था। इसी तरीके से डबल ड्रैगन मैनर के सारे अरीना में शोर शराबा होने लगता है और सभी लोग इसी चीज के ऊपर में बात कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों के ये सारे शोर को सुनने के बाद में एक्सीलेंट भाई भी कहते हैं डबल ड्रैगन मैनर जो कि हजारों सालों से निष्पक्ष होने के लिए मशहूर है, वो अब सिर्फ एक बदमाश की वजह से सभी लोगों के संदेह का सामना कर रहा है। सचमुच वाकई में ज़ूफ़ेन के पास में एक काफी ज्यादा अच्छा करिश्मा और पर्सनल चार्म है जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ तक कि हमारे खिलाफ जाकर के उसका साथ दे रहे हैं। अगर वुकिंग भी थोड़ा हैरान होता हुआ ज़ूफ़ेन की ओर ही देखने लगता है। यहाँ पे उसे भी समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर ज़ूफ़ेन को टॉप प्लेस क्यों नहीं मिली। इसलिए फिर वो उन दोनों एक्सीलेंट को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि एक्सीलेंटेड, आखिर ज़ूफ़ेन का नाम हम 10 टॉप डिसाइपल्स में से क्यों नहीं है। तो अब इधर वुकिंग को एक्सीलेंटेड को ऊपर सवाल करता हुआ देख करके एक्सीलेंट हायरन भी उसे घूर करके देखते हैं और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि ये डबल ड्रैगन मैनर का रूल है, कोई भी उसके ऊपर सवाल नहीं करेगा। अब एक्सीलेंट हायरन की ये बात सुन करके तो भाई पूरे का पूरा अरीना पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। साथ ही इधर वुकिंग भी काफी हैरानी से उन्हें ही देखता रह जाता है। फिर वो हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो, क्योंकि अगर ये डबल ड्रैगन मैनर का रूल है तो मैं बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं करूंगा, मगर मैं ये
एक्सीलेंटेड से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो मेरा और ब्रदर येलिन का नाम भी इन टॉप डिसाइपल्स की रैंकिंग से हटा दिया जाए। तो वो कहेंगे फेलो डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही एक्सीलेंट हायन और एक्सीलेंट बाई भी हैरान खड़े उसे ही देखते रह जाते हैं, जबकि इधर वो कहेंगे भी काफी ज्यादा हैरानी से जूफेन को ही देखते रह जाता है। इधर वो कहेंगे काफी ज्यादा सम्मान के साथ में दोनों एक्सीलेंट को ग्रीट करते हुए कहता है कि एक्सीलेंटेड प्लीज मेरी इस बात के ऊपर गुस्सा मत करना और ना ही मेरा आपको कोई गुस्सा करने का इरादा है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा नाम इस तरीके की कोई मीनिंगलेस रैंकिंग में ना हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं डबल ड्रैगन मैनर की रैंकिंग्स को बदनाम करना चाहता हूँ और मैं अपने जूनियर ब्रदर के स्वभाव को भी किसी से भी बेहतर जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो ऐसा कोई पद नहीं चाहेगा जिसके लिए वो खुद अयोग्य हो और जिससे उसका नाम खराब हो। ब्रदर वो कहेंगे कि इस बात के ऊपर एक्सीलेंट हायन उसे गुस्से में घूर करके देखते हैं और उससे कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारी रैंकिंग्स तुम्हारे लिए अनफेयर है और इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। तो वो कहेंगे बड़े ही सम्मान के साथ में उनसे कहता है कि एक्सीलेंटेड आखिर अल्टीमेट क्लैरिटी सेट का कोई भी डिसाइपल ऐसा कैसे कह सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे और जूनियर ब्रदर के इस रैंकिंग में होने से हम लोग डबल ड्रैगन मैनर की रैंकिंग्स को ही अपमानित करेंगे। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो एक्सीलेंटेड प्लीज हमें इस रैंकिंग की लिस्ट से हटा दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने ब्रदर जू के साथ में किया है। क्योंकि ये सारी बातें सुनकर के तो जूफेन भी खुश हो तो अपने मन में कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम वेस्टलैंड के पहले नंबर 1 डिसाइपल थे। वाकई में तुम में हिम्मत है एक्सीलेंटों के सामने खड़े होकर के उन्हीं का उपहास करने का। वो किंग वाकई में तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो।